हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आइकॉन साइंस सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है ये आखिर में क्या है और इसमें ऐसा क्या खास है जिसके चलते ये आज सुर्खियां बिटोरे हुए हैं। इसमें एक भारी बदलाव किया गया, यानी कि 5+3+3+4 सिस्टम को लाया गया। अब हमें ये अच्छे से समझना होगा कि ये 5+3+3+4 सिस्टम क्या है और ये कैसे काम करता है तथा प्रेजेंट और फ्यूचर में इस सिस्टम को कैसे प्रयोग में लाया जाएगा। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले इस पॉलिसी को बात करने से पहले हमें कुछ तथ्यों को जानना होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि भारत में शिक्षा के संबंधित सारे फैसले लेने का अधिकार जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता था, लेकिन अब इसे बदलकर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत कर दिया गया है। यानी कि ये एक सबसे पहला जो और बड़ा बदलाव किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि MHRD था उसको अब कन्वर्ट करके बदल कर और अब जो एक नया बोल सकते हैं मंत्रालय बना दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी कि ये पूर्ण रूप से एजुकेशन के लिए ही काम करने वाली मंत्रालय होगी। ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी लाया गया है वो कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में लाया गया है और कस्तूरी रंजन कोई और नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है इसरो के। ठीक है, इनकी ही अध्यक्षता में इस पूरे पॉलिसी को गवर्नमेंट के सामने रखा गया है। इनकी ही देखरेख में आप कह सकते हैं कि ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को जो है बनाया गया है। याद रखिएगा कि ये अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिपोर्ट है जो कि एक छोटे से ग्राम पंचायत से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक के सभी शिक्षण संस्थानों और शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थानों से रिपोर्ट को लेकर इसे बनाया गया है। यानी कि इसमें हर एक प्रकार से सभी की राय को शामिल किया गया, तब जाके इस प्रकार की रिपोर्ट को तैयार किया गया। इसीलिए ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ी रिपोर्ट है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा एजुकेशनल रिपोर्ट यही है जिसे अभी तैयार किया गया है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कि ये नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो कोई नया पॉलिसी नहीं है। ये पॉलिसी बहुत पहले ही यानी कि 1968 में ही आ चुका था, लेकिन उसके बाद ये पॉलिसी फिर 86 में आया, 1986 में, और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। लेकिन ये मॉडिफिकेशन एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं था, छोटा मॉडिफिकेशन था जिसके कारण से ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं हुआ। यही पॉलिसी 2020 में वापिस लाई गई है एक भारी बदलाव के साथ, जिसे हम आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो बदलाव किए गए हैं वो किस प्रकार के बदलाव हैं और इसमें क्या खास है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको याद होगा कि हमारा जो पहले सिस्टम चल रहा था या फिर चल रहा है अभी तक वो 10+2 सिस्टम था। यानी कि आपको क्लास 1 से लेकर 12 तक किसी भी बोर्ड के अंतर्गत आपको पढ़ाई करना होता था, चाहे वो आप बिहार बोर्ड में पढ़ें, चाहे वो बंगाल बोर्ड से पढ़ें, चाहे उड़ीसा बोर्ड से पढ़ें, चाहे दिल्ली बोर्ड से पढ़ें, यानी किसी भी स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आपको क्लास 1 से लेकर और क्लास 12 तक की पढ़ाई करनी पड़ती थी। यानी कि पूरे के पूरे 12 साल तक आपके ऊपर, आपकी शिक्षा के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट पूरा हिसाब रखती थी। लेकिन अब ये बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम में बनाया जा चुका है। इसका मतलब कि अब ये जो 15 साल जो है ये 15 साल आपके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट आपके शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान रखेगी। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर में पहले तो ये 12 साल तक ही ये स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी शिक्षा के ऊपर काम कर रहा था, तो अब क्या 3 साल एक्स्ट्रा हमें स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ना होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो 3 साल आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं वो आपके शुरुआती दिनों में है, यानी कि आपको 3 साल पहले जब से आप एजुकेशन स्टार्ट किए थे, यानी कि क्लास 1 से पहले 3 साल आपको ये समय देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको कुल मिला के 12 तक ही पढ़ाई करना है। तो ये डाउट आप पहले निकाल लीजिए कि आपको 15 साल तक जो है ना क्लास 12 तक को पास करने में जो है ना समय जो है ना स्टेट को देना है, आपको 12 साल ही लगेगा। लेकिन अब जो है ये एजुकेशन जो है 3 साल जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा, वो 3 साल आपका बेसिक एजुकेशन में चला जाएगा, यानी 3 साल पहले से अब पढ़ाई चालू होगी। याद कीजिए, पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में
6 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन लेने की पूरी सख्त मना थी, यानी कि बिना 6 साल की उम्र का बच्चा कोई एडमिशन स्कूल में नहीं ले सकता था। लेकिन अब इस सिस्टम में बदलाव करके अब इसको 3 साल कर दिया गया है, यानी कि अब कोई भी बच्चा 3 साल की उम्र से ही स्कूल में दाखिला ले सकता है और अपना शिक्षा प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ लेना होगा। इस एजुकेशनल पॉलिसी में ये समझा गया कि आखिर में ऐसा क्या है जिसके कारण से बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं या फिर उनको शिक्षा के प्रति डर लगता है और स्कूल से उन्हें घृणा आती है। इन्हीं सारी कमियों को दूर करने का प्रयास इस पॉलिसी में किया गया है। आपको अच्छे से पता होगा कि बच्चे जो होते हैं वो चंचल स्वभाव के होते हैं, यानी कि उनका मन हमेशा चंचल होता है और आबोध भी होते हैं और उनका सारा का सारा मन जो है ना वो खेलने कूदने में लगा रहता है। वो पढ़ाई जैसे चीजों को समझना नहीं चाहते हैं और पढ़ाई की बोझ भी उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका सारा ध्यान कहाँ रहता है, खेलने के प्रति लग रहा रहता है। वो स्कूल भी जाते हैं तो उनका दिमाग यहाँ रहता है कि हम घर जाके कब खेलना चालू करेंगे। उनको घर के सारी खेल कूद की चीजें याद आती रहती है, स्कूल में भी वही वो हरकत भी करते हैं। ठीक है ना, वो बहुत ही चंचल होते हैं। आपने बच्चों का स्वभाव को देखा होगा, आप भी बच्चे होंगे। आप याद कीजिए, जब आप बच्चे थे तो हम लोग कुछ ऐसे ऐसे क्रियाकलाप करते थे जो आज करेंगे तो शर्म आती है। अब जैसे हम बचपन में क्या करते थे कि पेंसिल को छीलकर उसे जो है दूध में डाल देते थे, ये सोचकर कि उससे रबड़ बनेगा। ठीक है, ये क्योंकि बचपना था, जैसे लोगों से सुनते थे वैसे ही करते थे। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, मोर के पंख को पेंसिल खिलाते थे, जिससे कि क्या होगा कि वो बड़ा होगा। फिर लोगों ने हमें ये समझा दिया था कि भैया मनी प्लांट लगाने से पैसे जन्म लेंगे, तो पैसे पेड़ पे उगने लगेंगे, तो हम लोग मनी प्लांट जो है घरों में लगाना चालू कर देते थे। यही नहीं बल्कि इससे भी कहीं हटकर, ठीक है ना, हम लोग जब दांत टूट जाती थी तो उसे जमीन में गाड़ देते थे, जिससे कि नया दांत उपज जाएगा। लेकिन ये सारी क्या थी, एक मन बड़ी कहानी थी जो उस समय हमें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब आज ही उस बारे में सोचते हैं तो एक अजीब सा फीलिंग आता है। लेकिन वो बचपना थी, उस दौर में वही चीजें हमें अच्छी लगती थी, वही कार्य हमें पसंद भी आते थे। तो बचपन का स्वभाव ही ऐसा होता है, हर एक बच्चा इस छोटे से उम्र में खेलना चाहता है। वो ऐसी हरकतें करता है जो शायद आपको पसंद ना हो, लेकिन वो उसका निजी अधिकार है, उससे उसको वंचित नहीं किया सकता। अगर ऐसा किया जाएगा तो उसका मानसिक उसके ऊपर एक दबाव की सृष्टि होगी, जिससे कि आगे चलकर वही बच्चा सफल नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ में एक रुकावट हो जाएगी। तो इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। बच्चों को खेल कूद के प्रति हमें रोकना नहीं है, उनको खेल कूद के माध्यम से ही सोचना है कि कैसे उन्हें हम शिक्षित कर सकें। तो छोटे से उम्र में बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो है ना, इस पॉलिसी में एक नई व्यवस्था लाई गई है। यानी कि अब ये जो शुरू के जो 3 साल थे, इन 3 सालों तक आपको स्कूल में एडमिशन तो लेना है, लेकिन कुछ और नहीं करना, बल्कि ये 3 साल आपको खेलना ही है। यानी कि एक तरीका से ये प्ले स्कूल होगा। इन 3 सालों में आप जो है स्कूल में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे और वहां से घर आएंगे। और स्कूल में आपके खेलने के लिए सारी की सारी व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ उसमें टीचर भी नियुक्त किए जाएंगे और वो टीचर का काम भी आपको खिलाना ही होगा, पढ़ाना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ाई के बोझ से आपको बिल्कुल ही अलग रखा जाएगा और एक तरीका से कहिए तो यहाँ पे खेलने कूदने का आपका या फिर आपके मनोरंजन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर भी होंगे वो आपको इन्हीं कार्यों के लिए ही नियुक्त किए जाएंगे। और इस यहाँ पे इस दौर में कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की पाठ्यक्रम को नहीं लाया गया है। यानी कि बच्चे को खेल कूद के माध्यम से ही थोड़ी बहुत बौद्धिक विकास उनके अंदर किया जाएगा। लेकिन कैसे? सिर्फ खेल कूद के माध्यम से, खेल खेल में ही उनको जो है थोड़ी बहुत जो है एजुकेशन की बातें भी बताती रहनी है, लेकिन वो सब उनके ऊपर एक दबाव बनाकर नहीं किया जाएगा। ये सब कुछ एक खेल के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि जो शुरुआती 3 साल होगा ये एक प्रकार से प्ले स्कूल होगा, जहां पे बच्चे जाकर खेलेंगे और खेल कर सीखेंगे। तो अब इस 5+3+3+4 सिस्टम को हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ये सिस्टम किस प्रकार से काम करने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है ये 5+3+3+4 सिस्टम और ये कैसे काम करता है। देखिए, जो इसमें सबसे पहले आप 5 इयर्स देख रहे हैं वो शुरुआती शिक्षा है, यानी इसका नाम दिया गया है इसको फाउंडेशन स्टेज।
इस स्टेज को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो 3 साल होगा उसमें बच्चों को जो है क्या होगा, प्ले स्कूल की तरह, यानी कि उसमें खिलाया कुदाया जाएगा। उनको बच्चों को क्या किया जाएगा कि भैया स्कूल में भेज दो, लेकिन एग्जामिनेशन का कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं है, बच्चे सिर्फ जाकर वहां पे खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। यानी कि उन 3 सालों में बच्चों के अंदर बौद्धिक और नैतिक विकास किया जाएगा। ठीक है, उन पे पढ़ाई का किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। इस 3 साल के बाद बच गया जो 2 साल, उसमें बच्चों को क्लास 1 और 2 में दाखिला मिलेगा, यानी कि 2 साल में वो 1 और 2 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। लेकिन इन दौरान जो खास बातें हैं कि किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, यानी बच्चों के ऊपर एग्जाम का कोई दबाव नहीं होगा, वो अपने आप सीखने की चेष्टा करेंगे। ठीक है। वहीं दूसरा जो स्टेट आ जाता है, यानी कि 5 साल के बाद जो दूसरा 3 साल है, ये 3 साल को नाम दिया गया है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा कि क्लास 3 से 5 तक का शिक्षा इसमें दिया जाएगा, यानी कि क्लास 2 तक तो आप पढ़ाई कर चुके थे फाउंडेशन स्टेज में, तो आप इसमें जाकर 3 में एडमिशन लेंगे। 3, 4, 5 यानी कि 3 साल आप जो है प्रिपरेटरी स्टेज में एजुकेशन लेंगे। और इसमें क्या खास बात है कि इसमें जो है ना एक्टिविटी के साथ साथ आपको एजुकेशन दिया जाएगा, यानी कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ आपको कुछ एक्टिविटी भी कराई जाएगी, जैसे कि खेलकूद या फिर किसी प्रकार का कोई कार्य करके आपको सिखाने की चेष्टा की जाएगी, यानी कि एक्टिविटी के साथ आपको एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ है कि इस स्टेज में आने के बाद उनका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, छोटा ही लेवल पर एग्जाम उनका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों का एग्जामिनेशन चालू हो जाएगा। ठीक है। वहीं इस स्टेज में आने के बाद बच्चों को कोई रीजनल लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए कि हम बंगाल में हैं, तो फिर बंगाल में हमें बंगाली लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज यहाँ का जो है वो बंगाली है। ठीक है ना। और फिर नेशनल लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जाएगी, यानी कि इस स्टेज में प्रिपरेटरी स्टेज में लैंग्वेज को विशेष महत्व दिया गया है। रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज को इसमें सिखाया जाएगा, लेकिन इसमें इंग्लिश को जगह नहीं दिया गया है, यानी कि इस स्टेज में बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको अपना रीजनल और नेशनल लैंग्वेज को ही पढ़ना होगा। ठीक है। अब ये 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट 3 साल आता है, उस नेक्स्ट 3 साल का नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। और इस मिडिल स्टेज के अंतर्गत क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि प्रिपरेटरी स्टेज में क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को डाला गया था। अब 5 के बाद वो मिडिल स्टेज में क्लास 6 में एडमिशन लेंगे। 6, 7 और 8 यानी कि 3 साल ये मिडिल स्टेज में अपना पढ़ाई पूरा करेंगे। और इसमें जो खास रखा गया है वो ये कि इस मिडिल स्टेज के दौरान उनको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। कंप्यूटर की नॉलेज यानी कि बेसिक नॉलेज के साथ साथ कुछ टेक्निकल नॉलेज, डाटा नॉलेज और यूं कहें तो कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी जो है नॉलेज उनको दी जाएगी, यानी कि एक प्रकार से कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड करके उनको शिक्षा दी जाएगी। एक कंपलसरी टाइप का एजुकेशन हो जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर को लेकर एक एडवांस लेवल तक उनको सिखाने की चेष्टा की जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ बटन से खोलो और कंप्यूटर को बंद कर दो, इतना ही नहीं, बल्कि इसमें लैंग्वेज को भी शामिल किया जाएगा। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, कंप्यूटर डाटा आदि सभी प्रकार के जो है ना कंप्यूटर की शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इसमें वोकेशनल कोर्स को भी शामिल किया गया है और वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर आप यूं कह सकते हैं टेक्निकल कोर्स को भी डाला गया है। अब ये वोकेशनल कोर्स क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि कभी कभी कुछ बच्चों में आपने देखा होगा कि उनके अंदर कुछ खास एक्टिविटी होती है। अब जैसे कि कुछ बच्चियां होती हैं जिनको सिलाई का काम अच्छा लगता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कारपेंटरिंग का काम अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो है मत्स्य पालन में अच्छा लगता है। तो ये सारे क्या है, एक वोकेशनल कोर्स हो गए, यानी इस प्रकार की शिक्षा भी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है। तो बच्चों को एक प्रकार से आप कह सकते हैं उनके अंदर के जो टैलेंट है, जो उनके अंदर आप यूं कह सकते हैं, कुछ लोगों के अंदर, कुछ बच्चों के अंदर एक जो है ना गॉड गिफ्टेड टैलेंट होती है। आपने देखा होगा कि वो कुछ एक्टिविटी अपना बहुत अच्छा करता है किसी फील्ड में, लेकिन उसको उस चीज का क्या होता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पे उसको एक सब्जेक्ट के रूप में वोकेशनल कोर्स भी डाल दिया गया, यानी कि वो अब अपने मन पसंदीदा चीज को लेकर आगे बढ़ सकता है। जैसे कि एक लड़की है और उसे खाना बनाना अच्छा लग रहा है,
या फिर आप एक लड़का ही है उसे खाना बनाना अच्छा लगता है, तो वो इस चीज को भी लेकर वोकेशनल कोर्स में स्टडी कर सकता है। तो यहाँ पे अपने मनपसंद किसी एक चीज को लेकर आप स्टडी कर सकते हैं वोकेशनल में, ठीक है। वहीं बात करते हैं इस मिडिल स्टेज में आने के बाद आपकी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की एजुकेशन भी चालू हो जाएगी। यानी कि इस स्टेज में जाने के बाद जो काम अभी क्लास 10 के बाद होता था, यानी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का चयन अभी क्लास 10 के बाद होता था, अब ये चयन जो है वो क्लास 6 के बाद ही चालू हो जाएगी। यानी क्लास 6 से 8 के बीच में अब ये जो है प्रक्रिया चलेगी कि आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को स्टडी कर सकेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं ये 3 साल कंप्लीटेड होने के बाद जो लास्ट का 4 ईयर बच जाता है, उस लास्ट के 4 ईयर को नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज। यानी कि इस स्टेज में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। क्योंकि जैसे कि आपने देखा मिडिल स्टेज में बच्चे जो हैं क्लास 6 में एडमिशन ले रहे थे और क्लास 8 तक पढ़ाई कर रहे थे, और सेकेंडरी स्टेज में क्लास 8 के बाद यानी कि 9 में एडमिशन लेंगे, 9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे और 12 पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के 4 साल जो है स्टडी कहाँ करेंगे, सेकेंडरी स्टेज में करेंगे। तो ये पूरा 4 साल का समय लेने वाला है, ठीक है। इसके दौरान क्या होने वाला है खास कि इसमें जो पहले एग्जामिनेशन की जो सिस्टम थी कि जो एनुअल बेसिस पे होती थी, यानी कि जो है ना साल के अंत में एग्जामिनेशन होती थी, उसे बदल दिया गया है। अब ये सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, यानी कि 6-6 महीना पे एक एक एग्जाम होगा। यानी कि समझिए कि 4 साल के अंतर्गत आपको 8 बार एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और ऐसा किया गया, इसके पीछे एक कारण है। जैसे कि आपको अच्छे से पता है कि जब भी कोई बच्चा एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करता था तो वो लास्ट के समय में ही एग्जामिनेशन की तैयारी करता था। यानी कि जब उसका एग्जामिनेशन मान लीजिए कि दिसंबर में होने वाला है तो वो नवंबर में स्टडी करना चालू करता था ये, और उससे पहले ये सोचता था कि यार लंबा समय है, तैयारी तो हो जाएगा ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इससे क्या हो रहा था कि उसका पढ़ाई के प्रति जो है ना रुझान कम हो जा रहा था। इस चीज को देखते हुए इसको सेमिस्टर वाइज कर दिया गया, जिससे कि क्या हुआ कि बच्चा जो है ना सब समय उसके ऊपर एक दबाव बना रहेगा कि मेरे सामने एग्जामिनेशन है और मुझे इसके लिए तैयार होना है और इसके लिए वो पढ़ाई करेगा, ठीक है। ये सोचकर ही जो है ना इसको सेमिस्टर वाइज एग्जामिनेशन में ढाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो एक खास चीज किया गया है कि मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का आपको अधिकार मिला है। यानी कि आप यहाँ पे चाहेंगे तो अपने अनुसार जो सब्जेक्ट चाहेंगे चुनकर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको जो है साइंस का ही सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता था, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स का ही सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप चाहें तो एक साथ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी मिलाकर आप कोई भी सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता हो, जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, उनको लेकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट को चुनने का अधिकार मिल गया है। आप जो चाहेंगे सब्जेक्ट आप चुनिए और चुन के उसके बाद उसके ऊपर पढ़ाई कीजिए। आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। आप स्वतंत्र हो चुके हैं सब्जेक्ट के चुनाव के मामले में, ठीक है। वहीं पे इसमें एक और खास बात है कि इस सेकेंडरी स्टेज में क्लासिकल थिंकिंग के ऊपर बल दिया गया है। अभी क्लासिकल थिंकिंग मतलब हो गया कि जो पहले रटंतिम बुद्धियां चलती थी ना, कि जब कोई बालक होता था किसी चीज को पढ़ने के लिए क्या करता था, उसको समझ में नहीं आता था, रट्टा विद्या चालू कर देता था, रट कर उसको एग्जामिनेशन में लिख देता था। अब इस चीज को हटा दिया गया है। अब इसको क्लासिकल थिंकिंग एबिलिटी पर दम दिया गया है। मतलब कि अब उस बच्चे को प्रश्न के बारे में सिर्फ याद करने से नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर एक अलग सोच भी रखना होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन लॉ में बताया था कि प्रत्येक वस्तु जो है ना नीचे की तरफ ही गिरती है, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ये तो हो गया न्यूटन का लॉ, और इसे हम लोग याद करके एग्जामिनेशन में लिख देते थे। लेकिन क्लासिकल थिंकिंग क्या कहता है कि कुछ हट के सोचो, यानी कि ये सारी जो चीजें हैं जो नीचे की तरफ गिरती नजर आ रही है, अगर ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है? अगर ऊपर जाती तो क्या होता? कुछ तो खास है नीचे की तरफ, यानी नीचे कोई बल टान रहा है। तो कोई बल ऐसा नहीं हम सोच सकते कि कोई चीज है या कोई फोर्स है जो उसको ऊपर से नीचे की तरफ दबा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जो है ना एक क्रिटिकल थिंकिंग रखना है, बच्चे के अंदर एक ऐसा सोच विकसित करना है जिसके दम पर वो अपने आप कुछ नया करने का जो है सोच सके। इसलिए ये क्लासिकल थिंकिंग जो है ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी एक बार वही बता देना चाहता हूं कि याद रखिएगा ये 5+3+3+4 सिस्टम है, कुल 15 ईयर्स होते हैं। अब आप ये सोचिएगा
कि क्या ये 15 साल मुझे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पढ़ाई करना होगा, और 15 साल क्या 12 साल की जो एजुकेशन थी हमारी 12 की, अब वो कब 15 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद रखिए इसके अवधि में निश्चय ही एक बदलाव आया है, लेकिन आपके जो 12 को कंप्लीट करने की अवधि थी उसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन 12 की बाद की एजुकेशन नहीं है। ये जो 3 साल जो इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है वो आपका प्रारंभिक शिक्षा है, यानी कि जो क्लास 1 से पहले की जो शिक्षा है उसको यहाँ पे 3 साल ऐड कर लिया गया है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सिर्फ क्लास 11 और 12 तक ही लागू किया जाएगा। ये ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, मास्टर डिग्री बच्चों के लिए और पीएचडी तक बच्चों के लिए भी लागू किया जाएगा। और इसमें उनके लिए क्या बदलाव किया गया है इसे भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए जो खास बदलाव इस पॉलिसी में लाया गया है कि उनके जो पहले बीए, बीएससी, बीकॉम वाली सिस्टम चलती थी वो इसमें पूरा खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि पहले बीए, बीएससी, बीकॉम ये सब किसको कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कि कोई साइंस से पढ़ रहा है तो वो साइंस जैसे सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ जैसे सब्जेक्ट को चुनता था और इस पे जो डिग्री हासिल करता था उसको बीएससी कहा जाता था। वैसे ही कॉमर्स कोई सब्जेक्ट चुनता था तो उसको बीकॉम कहा जाता था, और कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट चुनता था तो उसको बीए कहा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि जब उनको मल्टीपल सब्जेक्ट चुनने की आजादी दे दी गई है तो फिर ये बीए, बीकॉम और बीएससी का सवाल ही कहां से उठता है। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा अभी इंटरेस्ट किया कि मैं जो हूं मैथ अच्छा करता हूं, तो एक काम करता हूं मैं एक सब्जेक्ट को मैथ रख लेता हूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरा इंटरेस्ट जो है ना पॉलिटिकल साइंस में है, तो पॉलिटिकल साइंस तो आर्ट का सब्जेक्ट है लेकिन मैं उसे भी शामिल कर सकता हूं। और फिर मेरा मन किया कि मैं अकाउंट को भी शामिल कर लूं जो कमर्शियल सब्जेक्ट है, तो मैं अपनी इच्छा से उसको भी शामिल कर सकता हूं। यानी कि आप यूं कर सकते हैं कि अब खिचड़ी की तरह आप जो चाहें वो आप शामिल करके आप स्टडी कर सकते हैं। और जब आप ऐसा स्टडी करेंगे तो फिर बीए और बीकॉम और बीएससी बोलने का तो कोई जगह ही नहीं बच जाता, क्योंकि कोई पार्टिकुलर चीज तो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब बीए, बीएससी, बीकॉम को हटा दिया गया है और इसकी जगह सिर्फ ग्रेजुएशन लागू किया जाएगा। यानी कि अब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, ना कि बीए, बीएससी, बीकॉम की। ठीक है। अब इसमें जो खास होने वाला है कि पहले जब हम लोग एजुकेशन लेते थे तो उसमें क्या होता था कि 1 साल की पढ़ाई करते थे और किसी कारणवश छोड़ देते थे, या फिर 2 साल की, 3 साल की पढ़ाई करते थे और एग्जाम देने से पहले छोड़ देते थे, और वो पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन जो है बर्बाद हो जाता था, क्योंकि हमको डिग्री नहीं मिलती थी। क्योंकि जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं करते थे तो हमको डिग्री मिलेगी कहां से। लेकिन इसमें एक भारी बदलाव किया गया है, यानी कि अगर आप 1 साल भी स्टडी करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। अगर सोचिए कि ग्रेजुएशन आप 1 साल तक कंप्लीट किए हैं तो 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको कहा जाएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर वही कोई बच्चा 2 साल तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसे जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसे कहा जाएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यानी कि वो 2 साल वाला को कहलाएगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। अगर वही कोई बालक या कोई बच्चा 3 साल तक ग्रेजुएशन करता है और किसी कारण उस पढ़ाई छोड़ देता है तो 3 साल कंप्लीट करने के बाद उसे जो डिग्री मिलेगी उसे कहा जाएगा ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है। उसके बाद अगर कोई 4 साल पूरा कंप्लीट कर लेता है तो उसे जो डिग्री मिलेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन रिसर्च डिग्री, यानी कि वो पूरा 4 साल कंप्लीट कर चुका है। तो यहाँ पे एक खास बात हो गई कि आप अगर चाहें तो बीच में कहीं से भी अगर किसी कारणवश अगर छूट गया पढ़ाई या किसी कारणवश आपकी पढ़ाई जो है वहीं पर रुक गई तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, वहां तक पढ़ाई का भी जो है आपको डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। अब वहीं एक बात करते हैं, इसमें एक नया जो चीज आया है कि री एंट्री बोल के आया है। याद कीजिए पहले या फिर अभी तक ये सिस्टम चला रहा है कि अगर आप कॉलेज में दाखिला लेते हैं और कुछ दिनों तक पढ़ाई करने के बाद आप छोड़ देते हैं और फिर आपको अब कुछ कारण भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि गरीबी आ गई और आपके पास पैसे नहीं है तो आप पढ़ाई को जारी नहीं रख सकते थे, इस कारण से आपको पढ़ाई छोड़ देना पड़ता था। और वहीं कुछ दिनों के बाद आपके पास पैसे आ गए, फिर से आपका मन किया, इच्छा हुई कि चलो ग्रेजुएशन फिर वापस कर लें, तो उस दौरान हम ग्रेजुएशन को नहीं कर पाते थे, हमें शुरू से करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। आप जहां तक पढ़ाई छोड़ कर गए थे वहीं से पुनः दोबारा आकर शुरुआत कर सकते हैं। आज मान लीजिए कि मैं 2nd ईयर में पढ़ाई छोड़कर चला गया, ठीक है, और 10 साल के बाद
मैं जब वापिस आऊंगा तो फिर सेकेंड ईयर से पढ़ाई कर सकता हूं, क्योंकि मुझे हर एक साल का अलग अलग से डिग्री मिला है, उसको मैं वहां पे प्रेजेंट करूंगा और फिर उसके आगे से स्टडी चालू कर दूंगा। तो ये इसमें एक खास चीज शामिल किया गया है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में ये जो है बदलाव किया गया है, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन के ऊपर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी एक बदलाव है कि जैसे कि रिसर्च जो कर लिया, ग्रेजुएशन में जो रिसर्च लेवल तक पढ़ाई कर लिया, यानी कि जो 4 इयर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके लिए पीजी की जो डिग्री होगी ना वो 1 साल के लिए होगी। ठीक है, और वहीं कोई मान लीजिए बालक जो है, बच्चा जो है, ये 3 साल तक ही कोर्स कंप्लीट करके छोड़ दिया है, तो क्या वो पीजी को 1 साल में कंप्लीट कर लेगा? नहीं, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, जो पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा उसके लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट की जो डिग्री है 1 साल के लिए होगी, और वहीं जो बीच में छोड़कर चला जाएगा, जैसे डिग्री तक कोर्स करके चला जाएगा, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री जो होगी वो 2 साल के लिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आती है कि आप लोग प्रश्न कीजिएगा कि सर हम लोग एग्जामिनेशन देकर इतनी सारी डिग्रियां हासिल तो कर लिए, लेकिन जब हम लोग कोई जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पे तो हमारे पास ग्रेजुएशन की ही सारी डिग्रियां हैं, तो हम इसमें से कौन से डिग्री को अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं? तो ये प्रश्न का जवाब कुछ इस प्रकार से है कि आपको जॉब के लिए यहाँ पे याद रखना है कि 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट करना ही होगा, यानी कि जो 3 साल का डिग्री कोर्स है वहां तक कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई नया परिवर्तन नहीं, आज भी 3 साल का एजुकेशन है और बाद में चलकर भी आप 3 साल तक अप्लाई करके जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बस ये समझने का अंतर है। तो इस प्रकार से इस एजुकेशन सिस्टम में 5+3+3+4 सिस्टम को लागू किया गया है, और ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना इस प्रकार से बच्चों को लागू किया जाएगा। और अभी ये चीज लागू नहीं हुआ है, आशा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2022 तक इसे लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे इस सिस्टम में जो मुझे एक कमी नजर आई कि इसमें हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी आधार दिया। मिडिल स्कूलों में हमने जाके इंटरनेशनल यानी बाहर की लैंग्वेज को भी हमने शामिल किया, लेकिन फर्क क्या था कि हमने वहां पे चाइनीज लैंग्वेज को जगह अभी नहीं दिया। हो सकता है कि ये विवाद को मद्देनजर रखते हुए हमने चाइनीज लैंग्वेज को जगह नहीं दिया, लेकिन शायद ये हमारी भूल है। हमें हर लैंग्वेज को सीखने पर बल देना चाहिए, क्योंकि हमारी दुश्मनी जो है चाइनीजों से है, उनकी लैंग्वेज से नहीं। क्योंकि अगर हम उनकी लैंग्वेज को सीखेंगे तो शायद हम उनके कई चीजों के और कई उनके डाटा को अच्छे से समझ सकेंगे। तो लैंग्वेज को हमें सीखना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज किसी भी देश का क्यों। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में सभी जानकारियां दे पाया हूं। ठीक है, ओवरऑल जो जानकारियां होती है वो मैं आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारे आप चैनल के साथ जुड़ सकें। और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।